कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में हम लोगों ने अनुच्छेद 32 तक देखे हैं। अनुच्छेद 31 नहीं देखे हैं, 31 हम लास्ट में देख लेंगे, लेकिन अनुच्छेद 32 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 32 क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? 12 से शुरू किए थे, 32 तक खत्म कर चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? अनुच्छेद 33, 34 और 35, और 31 को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 31 में संपत्ति का अधिकार है ना। ठीक है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो आज हमारा जो क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 32 में क्या था? अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार था। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा में 5 प्रकार की रीटें जारी करेंगे, जो कल बताया गया था। परमादेश जारी किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सभी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 33 देखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 क्या है इसको देखें। चलिए हाँ, हम लोगों ने 6 अधिकार देख लिए हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 12 भी मूल अधिकार है, अनुच्छेद 13 भी मूल अधिकार है, लेकिन ये जो 6 प्रकार के अधिकार में उसमें शामिल नहीं है, लेकिन मूल अधिकार ही है। लेकिन जो 6 प्रकार के समानता के अधिकार में नहीं है, स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं, धार्मिक अधिकार में नहीं है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार में नहीं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में नहीं, ये 6 प्रकार के हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा हुई है। हम जितने भी अनुच्छेद में, मूल अधिकार में जितना भी अनुच्छेद का हमने प्रयोग किया, राज्य का प्रयोग किया है, तो अनुच्छेद 12 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य की परिभाषा क्या है। अब अनुच्छेद 13 क्या था? विधि की परिभाषा, कि विधि क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया था कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी वो क्या होगी? खारिज कर दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 13 में बताया गया था। तो ये मूल अधिकारों से संबंधित था। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35, या अनुच्छेद जो और जो पहले पढ़ चुके हैं अधिकार 6 प्रकार के, उसमें नहीं है, लेकिन मूल ही अधिकार है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? अनुच्छेद 33 देखें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, 33 क्या है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। ठीक है, शायद हो सकता है कल वाले वीडियो में थोड़ा आवाज़ सफर ना आई हो, क्योंकि कल जुकाम थोड़ा था, इस कारणवश हो सकता है। लेकिन आज भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? इसके बारे में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है? कुछ अधिनियम बनाकर कुछ लोगों के क्या कर सकती है? मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। इसमें क्या कहा गया है? कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। कुछ व्यक्तियों के क्या कर सकती है? के मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को मूल अधिकारों की, आप व्यक्ति कहें या संस्था कहें, संस्था भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित करने का अधिकार किसमें कहा गया? अनुच्छेद 33 में। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? कि हम मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकते हैं, और ये प्रतिबंधित करने का कार्य कौन करेगा? संसद करेगी। विधानमंडल नहीं करेगी, राज्यों की विधानमंडल भी होती है, और देश का संसद है तो संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को मूल अधिकारों, तो आइए हम देखते हैं किन किन व्यक्तियों को। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट, सैन्य, सैन्य एवं अर्धसैन्य दोनों लिखते हैं। ठीक है, सैन्य एवं अर्धसैन्य। अर्धसैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों को क्या करती है? सैन्य एवं अर्ध सैन्य बलों में जो व्यक्ति होंगे, जो कर्मी होंगे, जो अधिकारी होंगे,
उनको क्या कर सकती है, उन लोगों को क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, जैसे अगर हम कहें कि आर्मी हमारी आएगी, साथ ही साथ नेवी भी आएगी और एयरफोर्स भी, एयर फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों हो सकते हैं। थल सेना हो सकती है, नेवी जल सेना, और ये क्या हो गया, वायुसेना, ठीक है। तो तीनों में जो तैनात कर्मी होंगे उनका क्या कर सकती है, मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। और कौन करेगी, ये संसद करेगी, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों में तैनात कर्मी। दूसरा अगर देखें कौन है, आप लोग इसी तरह लिखिएगा। दूसरा ये है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले तंत्र में तैनात कर्मी। लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मी, ठीक है। कर्मी का मतलब यह होता है कि जो अधिकारी हो, जो उसमें व्यक्ति हो, ठीक है। तो लोक व्यवस्था को बनाए रखने की, इसमें अगर देखें तो फर्स्ट अगर देखें, लोक व्यवस्था कौन बनाती है, पुलिस का कार्य क्या है, लोक व्यवस्था। और कभी अगर पुलिस नहीं संभाल पाती तब अगर मान लेते हैं बीएसएफ हो गया, ठीक है। तो ये भी तो लोक व्यवस्था बनाती है, ठीक है। तो लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मी जैसे पुलिस और बीएसएफ, ठीक है। तीसरा अगर देखें, तीसरा क्या है, जैसे कुछ होते हैं कि जो गुप्त रूप से कुछ एजेंसियां काम करती हैं, ठीक है। तो उन एजेंसियों में जो तैनात कर्मी होंगे उनके भी मूल अधिकार क्या किए जाएंगे, प्रतिबंधित किए जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं, खुफिया एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, ठीक है, खुफिया एजेंसियां, ठीक है। खुफिया एजेंसियां में अगर कौन कौन आते हैं, जैसे आईबी हो गया, ठीक है, रा हो गया, RAW रा, ठीक है। और जैसे रा के बाद अगर हम कहें MI मिलिट्री गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, IB, रा, मिलिट्री, इनकी भी खुफिया एजेंसियां। तो ये क्या कर सकती हैं, इन पर भी संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। और अगर चौथे की बात करें, चौथा हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चौथा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथा, इन सभी में, जैसे मान लेते हैं ये हो गया सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों में, लोक व्यवस्था बनाए रखने में और खुफिया एजेंसियों में जो सूचना तंत्र होता है ना, तो इन सभी में के सूचना था, इन सभी के सूचना तंत्र, इन सभी के सूचना तंत्र में क्या करना है, तैनात कर्मी कहें या सूचना तंत्र में कार्य करने वाले कर्मी, में कार्य करने वाले क्या करने वाले कर्मी, ठीक है। सूचना तंत्र तो होगा ना, सभी लोगों को कुछ ना कुछ सूचना तंत्र होगा, यहाँ भी होगा। लोक व्यवस्था में पुलिस वालों को भी होता है, इन लोग का भी क्या होता है, सूचना तंत्र, इन लोग को भी सूचना तंत्र। तो इसमें कार्य करने वाले जो तैनात या कार्य करने वाले जो कर्मी होंगे तो उनको भी क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। तो अगर हम कहें कि अगर इसमें कानून कौन बनाएगा, अगर कानून की बात करें कि कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, तो इसको अधिकार किसको मिला, हमारी संसद को, ठीक है। विधानमंडल नहीं बनाएंगे क्योंकि मूल अधिकार पर विधानमंडल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मूल अधिकार समस्त भारत को प्राप्त होती हैं। आप पहले ये था 370-35 से लागू था, तब क्या था, वहाँ के मूल अधिकार अलग थे। लेकिन जब से 370-35 से हट गया तब क्या हुआ, वहाँ पास भी अब मूल अधिकार दिए गए, ठीक है। तो अब जो विशेष व्यवस्था जम्मू कश्मीर को प्राप्त थी उसको तो हटा ही दिया गया है, तो उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कानून कौन बनाएगा, क्योंकि वहाँ की विधानमंडल बना सकती थी। जब तक कानून लगा हुआ था तो वहाँ की विधानमंडल क्या लगा सकती थी कि अपने व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार वो देगी, तो यहाँ के मूल अधिकार जो हमें संसद बनाएगी वो वहाँ पास लागू होंगे या उनकी इच्छा के ऊपर था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो इसे देखें क्या है, अब इसे देखते हैं।
कि यदि कोई भी कर्मी क्या है सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों में शामिल है, ठीक है। अर्धसैन्य बलों में आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इसमें सभी व्यक्ति शामिल है। सभी व्यक्ति का मतलब जो अधिकारी हैं वो तो शामिल ही हैं, जो साथ ही साथ इसमें जो बावर्ची होंगे, बूट बनाने वाले, शूज पॉलिश करने वाले, ठीक है, ये सभी शामिल है इसमें। जैसे दर्जी हो गया, दर्जी भी शामिल होगा, बावर्ची भी शामिल होगा, बूट बनाने वाले, पॉलिश करने वाले, मोची जिसे कहते हैं, तो ये सभी लोग ये सभी में आएंगे, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितने व्यक्ति ये सब लोग भी शामिल होंगे, वो भी आएंगे, साथ ही साथ अधिकारी भी आएंगे। तो वो सभी पर क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा क्या, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लोक व्यवस्था कौन बनाती है, पुलिस ही तो बनाती है। आप अपने आसपास किसको देखते हैं, पुलिस ही को देखते हैं। जब बहुत असामान्य स्थिति हो जाती है तब क्या होती है, तब बीएसएफ लोग आते हैं। तो ये लोक व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इन पर भी क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। खुफिया एजेंसियां जैसे आईबी, रा, IMI है, इन पर भी प्रतिबंधित कर सकती है। साथ ही साथ इन तीनों तंत्रों में जो कार्य सूचना तंत्र है, इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, क्योंकि हो सकता है कोई बात लीक होने की शंका बनी रहे कि अगर ये कर्मी है, अगर इन पर न लगाएं, इन पर लगा दें, चूंकि ये सूचना तंत्र में कार्य करते हैं, इस कारणवश हो सकता है कि कोई बात बाहर लीक ही हो जाए, तो इस कारणवश इन पर भी लगाया जा सकता है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ अधिनियम भी आए हैं, संसद कानून बनाई भी है, ऐसा नहीं कि संसद कानून नहीं बनाए। जैसे अगर आप कहें कि पुलिस वाले धरना, क्या आप लोग कभी देखें क्या पुलिस वाले धरना दे रहे हैं या मिलिट्री वाले कभी धरना दे रहे हैं बैठकर? इस तरह तो करते नहीं कि मान लें शिक्षकों की तरह रोड पर आके धरना देना शुरू कर देती है। सब व्यवस्था इनके लिए सब प्रतिबंधित। आप देखिए, क्या कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? अगर मान लेते हैं किसी आर्मी में कोई व्यक्ति है, आर्मी की देखते हैं, आर्मी में कोई व्यक्ति शामिल है, तो क्या वो कुछ भी बोलना शुरू कर देगा? उनको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जाता कि आप कुछ भी बोले। आप देखे होंगे 2018-19 में 19 में भी 18 में भी एक क्या हुआ, व्यक्ति ने क्या कर दिया था, वीडियो वायरल कर दिया था कि हमें खाना इस प्रकार दिया जाता है, ये क्या है, तो वो व्यक्ति पर क्या किया गया था, उसे दंड दिया गया था, ठीक है। तो वो इस अनुच्छेद 33 का वो उल्लंघन था, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो इन सभी में शामिल है, संसद कानून बनाकर उसे रोक सकती है। इससे कोई भी, ये संविधान में दिया ही गया है, ये संविधान में कहा ही गया है कि मूल अधिकारों को किन किन लोगों पर प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। ये सुरक्षा का मामला है, ठीक है। ये नहीं है कि हम उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं, ये सुरक्षा का मामला है। इसलिए क्योंकि हम भारत में सभी लोगों को प्राप्त है, सामान्य व्यक्तियों को सबको प्राप्ति है मूल अधिकार, इस कारण इसको केवल इसलिए रोका गया क्योंकि सुरक्षा का मामला था, ठीक है। चलिए, आर्मी की इसमें बताया गया कि सभी लोग शामिल है, बावर्ची, मोची, ये सभी लोग शामिल है, ठीक है। तो जैसे 1950 में इन तीनों के लिए अधिनियम आया गया, रोक दिया गया। कब? इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके भी। कब आया था? 1950 में आया था, 1950 में तीनों अधिनियम आया था। थल सेना अधिनियम आया था, वायुसेना और जल सेना, तीनों अधिनियम आए थे। तीनों अधिनियम के तहत इनको मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था। पुलिस का भी आया था, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1966 में हो सकता, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ लगभग 1966 में पुलिस अधिनियम भी आया था, जिसके कारण क्या किया गया था, मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी आया था, जिसके तहत बीएसएफ को भी कर दिया गया था। इसी प्रकार इन लोगों का भी अधिनियम आया था, और ये अधिनियम कौन बनाएगी? संसद बनाती है, ठीक है। ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये था हमारा क्या, अनुच्छेद 33। इसमें कोई परेशानी है? चलिए आगे देखें, ठीक है। अनुच्छेद हम लोग अनुच्छेद 34 देखते हैं। रफ कर दे, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। मूल अधिकारों का जो रोका गया वो केवल सुरक्षा के लिए। ये कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा जो इसमें शामिल है कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। ये केवल सुरक्षा का मामला था, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। जैसे आप लोग सुने ही होंगे, आपसा लगता ही रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अनुच्छेद 34 में देख ही लेते हैं। क्या है अनुच्छेद 34, ठीक है।
अनुच्छेद 34, ठीक है। तो ये तो हमारा 33 था। अनुच्छेद 34 देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की बात की गई। क्या हो गया? मार्शल लॉ। आप लोग शायद सुने ही होंगे मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ की बात की गई किसमें? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ। इसका अर्थ क्या होता है? अगर इसे अर्थ में देखा जाए तो इसे कहते हैं सैन्य कानून। क्या कहते हैं? सैन्य कानून, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मार्शल लॉ का अर्थ अगर देखें तो सैन्य कानून होता है, ठीक है। सैन्य कानून कब लगता है? अनुच्छेद 34 के अंतर्गत सैन्य कानून लगाया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सैन्य कानून का मतलब, अब सैन्य कानून का अर्थ क्या होता है? सैन्य, ये मार्शल लॉ का अर्थ क्या होता है? सैन्य कानून। ये कब लगाया जाता है? इसे अगर कहें कि सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो ये कब लगेगा? सैन्य कानून लगता कब? ठीक है, तो ये लगेगा कब? जब मान लेते हैं प्रशासन जो चलाया जा रहा है सामान्य विधि के अंतर्गत चलाया जा रहा है। जब सामान्य विधि के अंतर्गत प्रशासन को चलाना असंभव हो जाए तब क्या किया जाए? तब मार्शल लॉ लगाया जाता है। जो सामान्य कानून का मतलब जानते हैं, पुलिस कुछ कानूनों के कारण ही, कुछ कानून के कारण ही क्या करती है? लोक व्यवस्था बनाए रखती है। कुछ कानून इनके होंगे तभी क्या करती है? लोक व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन यदि इन सामान्य कानूनों के अंतर्गत यदि लोक व्यवस्था भंग हो रही है, जैसे मान लेते युद्ध हो जाए, दंगा हो जाए, कानून की अवमानना हो जाए कि व्यक्ति कानून को मानना ही छोड़ना शुरू कर दे कि हम कानून नहीं मानेंगे, सभी लोग ऐसा ही करना शुरू कर, तब वहां पास क्या लगेगा? मार्शल लॉ लगता है, ठीक है। अगर इसमें हम कहें कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो, सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो? भंग हो। सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो? भंग हो जाए। सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो के मतलब सामान्य कानून, अगर अर्थात कहीं इसमें अर्थात में लिखे सामान्य कानून के अंतर्गत प्रशासन न चले, सामान्य कानून से प्रशासन क्या हो? प्रशासन न चले, न चले। और सामान्य कानून के अनुसार प्रशासन न चले, जैसे मान लेते युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। दंगा बहुत भड़क जाए जो शांत होने का नाम ही न ले, ठीक है। या कानून को हम न माने, कानून की अवमानना, कानून की अवमानना, अवमानना का मतलब होता है हम स्वीकार न करें, अवमानना। युद्ध हो जाए, दंगे हो जाए, कानून की अवमानना। युद्ध के समय भी जैसे मान लेते किसी किनारे जो बॉर्डर है तो वहाँ पास युद्ध हो जाए तो वहाँ पास भी क्या लग सकता है? वहाँ पास सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई, अर्थात सामान्य कानून के अनुसार प्रशासन नहीं चल सकता, तब वहाँ पास युद्ध के दंगा को मान लेते हैं भारत के किसी भी भाग में दंगा शुरू हो जाए और इतना जबरदस्त हो कि उसे रोकना सामान्य कानून के अंतर्गत ना हो, पुलिस उसे नहीं रोक सकती, ठीक है। तब वहाँ पास क्या होगा? तब मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून। अभी ये क्या होता है सैन्य कानून, इसको हम देखेंगे, लेकिन ये कब लागू होता है इसे देख लें, फिर ये मतलब सैन्य कानून होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दंगा हो जाए, कानून की अवमानना का मतलब मान ले कोई अधिनियम आया और अधिनियम कुछ दिन चला और अधिनियम के बाद कुछ रोक दिया गया, लेकिन वो अधिनियम आया, कानून बन गया। जब कानून बन गया लेकिन व्यक्ति क्या करें कि हम कानून, जैसे हम मान ले संविधान में लिखी बातें सर्वोच्च है और हम संविधान की बातें ही ना माने तो ये क्या हो गया? कानून की अवमानना ही हो गया ना। और संविधान में लिखी गई बातें सर्वोच्च विधि है, ठीक है, उससे बड़ी कोई विधि नहीं है, उससे नीचे सब होती है। अगर कहीं संविधान में लिखी गई तो वो सर्वोच्च विधि होती है, हम उसको नहीं मानेंगे तब क्या होगा? कानून की अवमानना होगा। जब कानून की अवमानना होगा तब क्या लगेगा? मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये कब लगेगा? इन व्यवस्था में लगेगा, ठीक है। चलिए इसका आप देखें कि सैन्य कानून होता क्या है, क्या होता है, ठीक है। इसे अगर अर्थ देखें सैन्य कानून क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। सैन्य कानून का अर्थ है सेना के अनुसार कानून को चलाना, सेना के कानून के अनुसार प्रशासन चलाना, सेना के कानून के अनुसार प्रशासन चलाना, ठीक है।
क्या होता है, तो सैन्य कानून क्या होता है, सैन्य कानून मतलब होता है सेना का कानून, सेना के कानून के अनुसार प्रशासन चलाया जाए, फिर सामान्य विधि के अंतर्गत नहीं चलाया जाएगा, तब सेना का कानून लग जाएगा और सेना अपने अनुसार फिर प्रशासन चलाना शुरू कर देगी। ठीक है, फिर जितनी भी संस्थाएं होंगी वहाँ पास जहाँ पास भी लगेगी, ये भारत के किसी भी भाग में लग सकता है। ठीक है, तो वहाँ सारी संस्थाएं किसके अधीन आ जाएंगी, सेना के अधीन आ जाएंगी और वो अपने कानून के अनुसार वहाँ पास प्रशासन करेगा। ठीक है, ये व्यवस्था क्या होता है। अगर हम तीसरी बात करें, ये था हमारा दूसरा, तीसरी बात कि मान लेते हैं इसमें क्षतिपूर्ति की भी बात कही गई है। मान लेते हैं इसमें तैनात कर्मी, जैसे सैन्य कानून लगाया गया तो उसमें तैनात कर्मी भी तो होंगे कि सैन्य कानून लगा दिया गया, वहाँ पास कोई अधिकारी नहीं, कोई सैनिक ही नहीं, तब क्या होगा, क्या कानून लग पाएगा, वहाँ पास कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए वहाँ पास जो तैनात कर्मी होंगे उनको यदि क्षति हुई है, किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची है, तो उसके लिए भरपाई की जाएगी। तो इसमें कहा गया है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मी की क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति मतलब मान लेते हैं कुछ नुकसान, क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाएगी, भरपाई। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मी की क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाएगी। मान लेते हैं कोई सैन्य कानून लगा, वहाँ पास सैनिक आए, लग गए, लेकिन उनको बहुत सारी क्षति हुई है, तब उस क्षति के लिए जितनी भी उनकी क्षतिपूर्ति होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाएगी। जितनी क्षति होगी उसकी भरपाई क्षतिपूर्ति की जाएगी। कर्मी की क्षतिपूर्ति के मतलब क्षति की भरपाई की जाएगी। यहाँ क्षतिपूर्ति की जगह क्षति लिखिए, क्षति की भरपाई की जाएगी। जितनी भी क्षति होगी उसकी भरपाई की जाएगी। कौन करेगी, संघ सरकार करेगी। ठीक है, चलिए अगर इसकी हम चौथी बातें देखें, चौथी बात है कि इनके द्वारा ये जो तैनात कर्मी है ना, इनके द्वारा यदि कोई दंड लागू किया जाता है, वहाँ पास दंड प्रावधान बनाया जाता है, तब संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर उसे वैध ठहरा सकती है। तो इनके इसे क्या लिखेंगे, आगे चौथा लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इसमें तैनात करें कि सैन्य कानून में तैनात कर्मियों द्वारा दिए गए दंड को संसद कानून बनाकर वैध ठहरा सकती है। इसमें क्या लिखेंगे, चौथा लिखना है कि सैन्य कानून में तैनात कर्मी द्वारा दिए गए दंड को, मान लेते हैं कि कोई कानून बनाए और उसके आधार पर दंड देना शुरू कर दिए जो समान नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन सेना कानून के अनुसार वो क्या किया, दंड देना शुरू किए, तब संसद उसे सामान्य विधि में बना सकती है। ठीक है, संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी और उसे वैधता दे देगी कि ठीक है ये सही बात है, तो संसद क्या कर सकती है, कानून की वैधता दे सकती है। अगर आप लिखेंगे कानून की वैधता, मतलब आप पूरा लिखेंगे, केवल इतना नहीं लिखेंगे, कानून की वैधता दे सकती है। कौन देगी, संसद देगी, हमारी संसद। कौन से कानून की वैधता, जो इनके द्वारा दंड दिया गया होगा, उनके द्वारा जो दंड दिया गया हो उसको क्या कर सकती है, कानून के रूप में बदल सकती है। ये अधिकार किसको है, संसद को। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें थी। मार्शल लॉ अर्थ मतलब सैन्य कानून कब लगता है, जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो या समान कानून या प्रशासन समान कानून के अनुसार क्या हो, प्रशासन ना चल सके, तब क्या कर सकते हैं, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। जैसे अगर देखें युद्ध हो जाए, दंगा या कानून की अवमानना हो जाए, तब मार्शल लॉ लगता है। क्या होता है, सेना के कानून के अनुसार प्रशासन चलाया जाता है, वहाँ पर सामान्य विधि सब खारिज हो जाती है, केवल और केवल सेना के कानून के अनुसार वहाँ प्रशासन चलेगा। जितनी भी संस्थाएं होंगी वो किसके अधीन आ जाएगी, सेना के अधीन आ जाएगी। उनके कर्मचारी सेना के अधीन आ जाएंगे, उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस सैन्य कानून को बनाए रखने के लिए जो तैनात कर्मी होंगे उनको कुछ ना कुछ क्षति होगी। अगर दंगा हुआ है तो उनको कुछ ना कुछ क्षति होगी ना, तो क्षति होगी तो उसके लिए क्या होगा, भरपाई की जाएगी। संसद ये कह चुकी, इसमें कहा गया कि भरपाई करेगी, भरपाई संसद करेगी। कानून की वैधता संसद कि यदि सैन्य कानून को बनाए रखने के लिए सैन्य कर्मी यदि दंड देते हैं तो संसद उसे कानून बनाकर वैध ठहरा सकती है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मार्शल लॉ था। जब सैन्य कानून लगता है तो सभी मूल अधिकार खारिज हो जाते हैं। इसमें अगर 5वीं पॉइंट लिखें
सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, सभी मूल अधिकार खारिज हो जाते हैं, खारिज, सभी मूल अधिकार खारिज हो जाएंगे, कोई मूल अधिकार नहीं बचेगा। ठीक है, अगर कोई बचाना है तो वो संसद अपना नियम बना के कर सकती है, ये संसद के ऊपर है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये ऐसा नहीं कर सकते, बंदी प्रत्यक्षीकरण को नहीं हटा सकते। जो अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षी का हेबियस कॉर्पस था ना, तो शरीर को प्रस्तुत करना, तो कहें इस अधिकार को नहीं हटाया जा सकता कि व्यक्ति को यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, मतलब इसको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जब ये कानून लगेगा तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ये सुप्रीम कोर्ट का है कि सब कानून भले ही समाप्त हो जाए लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधीन पर के अंतर्गत क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णय में कहा है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 34 था, केवल और केवल इतना था। इसमें मूल अधिकार खारिज हो जाते हैं, ये है, ये व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मी क्षतिपूर्ति दी जाएगी और कानून को वैधता संसद दे देगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अनुच्छेद 34, 33 और 34 इतना था। अनुच्छेद 35 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 35 बहुत छोटा सा है। अनुच्छेद 35 और कल अनुच्छेद 35 तो समाप्ति हो जाएगा और फिर अनुच्छेद हम लोग 31 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 31 में हम लोग पहले वाला प्रोविजन पहले देखेंगे, जो प्रावधान थे उनको देखेंगे। इसके बाद एक दो संशोधन देखेंगे, जैसे पहला संशोधन, चौथा 7वां देखेंगे, 25वां है, तो इसमें कई सारे संशोधन हुए थे। संपत्ति के अधिकार में 39वां भी हो गया, 42वां, 44वां, सभी प्रकार के संशोधन हुए। लेकिन हम लोग कल पहला देखेंगे, चौथा देखेंगे, फिर इसके बाद जितने संशोधन उसको सब एक साथ करके तो 2 वीडियो बन जाएंगे ना इस तरह। फिर आधा इसको देख लेंगे, आधा ऐसे देख लेंगे। तो अनुच्छेद कल 35 चलेगा और अनुच्छेद 31 चलेगा। और हम लोग क्या पढ़े थे, अनुच्छेद 29 पढ़े थे। अनुच्छेद 19 पढ़े थे ना, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें 1A से लेकर कहाँ तक था, 1G तक था, लेकिन F गायब था। उसमें आप लोग देखे होंगे F गायब था ना, तो वो F को हम लोग देखेंगे F क्यों गायब हो गया था। ठीक है, तो वो F में संपत्ति का अधिकार ही था, इसीलिए गायब हो गया था। तो 19(1)F में पहले 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन बाद में 6 बचे थे, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन द्वारा 19(1)F भी खत्म कर दिया गया था। ये भी मूल अधिकार से संबंधित है, तो मैं वहाँ नहीं बताया था, इसको बता दिया जाएगा संपत्ति अधिकार में। तो पहले इसी से शुरू करेंगे, फिर अनुच्छेद 31 शुरू किया जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा रोज की तरह। ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे समझ में नहीं आया, यहाँ मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, पूरा लिख भी नहीं सकता। तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैं बोलता हूँ ना उसको आप लिखते चले जाएंगे, जो मैं बोलता हूँ उसे लिखेंगे। मतलब जो लिखने की बातें होंगी, कुछ सुनने की भी बातें होती हैं, कुछ लिखने की बातें होती हैं, तो उसे सुन लिया करिए, जो लिखने की बातें उसे लिख लिया करिए। ठीक है, मैं वैसे बताता रहता हूँ क्या लिखना क्या नहीं लिखना। ठीक है, और इसी तरह आप लोग लिखिएगा समझ में आने के लिए। ठीक है, एक साथ लाइन नहीं लिख दीजिएगा कि समझ में ना आए। ठीक है, तो कल मिले। कल हम अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 19(1)F देखेंगे और अनुच्छेद 31 देखेंगे। ठीक है, पूरा नहीं होगा अनुच्छेद 31, कल फिर बता दे रहा हूँ कि पूरा नहीं होगा। हो सकता है उसके लिए तो पूरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरा बताया जाएगा तो वो 1-1.5 घंटा से ऊपर चला जाता है, इसलिए 30-30 मिनट के बना के 2-3 वीडियो कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए।